बड़ी खबर यह भी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8 बजे से शुरू होगी वोटों की काउंटिंग। हरियाणा की 90 विधानसभा की सीट जिसके नतीजे आज आने वाले हैं और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की भी इतनी ही सीटें। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त आप परिस्थितियां देख रहे हैं, 10 साल के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव, 5 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको राज्यपाल की तरफ से वहां पर नामित किया जाएगा। और इसको लेकर के भी जम्मू कश्मीर में अपने सियासी उफान देखा कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हरियाणा का जो दंगल है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट होते हुए। और डॉक्टर थानेश्वर से पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में अभी क्या परिस्थिति है, सिक्योरिटी को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के, वहां पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन थानेश्वर, क्योंकि आप खुद हरियाणा के हर हलके में गए, आपने लोगों के मूड को भी भापा, इस बार हरियाणा के चुनाव में कौन से आपको फैक्टर्स नजर आए और सबसे जो डिसाइसिव मुद्दे हम कहते हैं, जो निर्णायक मुद्दा कहते हैं, वो लोगों के जहन में आपको क्या नजर आए ग्राउंड जीरो पर? देखिए, हरियाणा का ये जो इतिहास में जो चुनाव है, पहली बार एक अजीब तरह का चुनाव था, क्योंकि इसमें मुद्दे नहीं थे। एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल के सरकार के प्रति, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रति लोगों का लगाव भी था कि बिना खर्ची पर्ची के जो इन्होंने नौकरी दी है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सरकार के प्रति लोग नाराज भी हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है कि 10 साल हो गए, इसको बदला जाए, बदलाव चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस तरीके ऑटोनोमस बॉडी में ऑटोनोमस सारा इन्होंने काम किया है, जिस तरीके से सारा ऑटोमेटिक काम हो गया कि अगर कोई 60 साल का व्यक्ति होता है तो उसकी सीनियर सिटीजन की पेंशन बन जाती है, गैस का सिलेंडर जल्दी मिलना शुरू हो गया है और बिना खर्ची पर्ची के नौकरी भी मिलनी शुरू हो गई है। तो इस करके सीधा सीधा ये निकल के आ रहा था कि बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो थी लोगों में, लेकिन उसकी तारीफ भी कर रहे थे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके जो वायदे किए थे, खासतौर पे सीनियर सिटीजन पेंशन, हरियाणा में सीनियर सिटीजन पेंशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने कहा था कि सत्ता में मिले तो सत्ता में आए तो पहली कलम से 6,000 रुपए पर मंथ सीनियर सिटीजन पेंशन कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था। और दूसरी तरफ विकास का मुद्दा था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे थे कि प्रदेश में 10 साल में विकास नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ग्राउंड पे कह रही थी कि विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य हुए हैं, उतने नहीं विकास कार्य हुए जितने होने चाहिए थे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कार्य कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, घर में भी सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो प्रदेश में कैसे। लेकिन जनता ने कभी इनकार नहीं किया कि विकास कार्य नहीं हुए, विकास कार्य हुए हैं। जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कई जगह कॉलेज का निर्माण हो चुका है, कई जगह होने जा रहा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल एक्स्ट्रा बने हैं। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से हिसार का जो एयरपोर्ट स्टेशन शुरू होने वाला है, अंबाला में एयरपोर्ट स्टेशन मंजूर हो चुका है, ये कई मुद्दे थे जो बीजेपी के पॉजिटिव जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इनका प्रचार कर रही थी कि पहले कांग्रेस ने कहा कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस बार उसका भी जगह जगह जाकर बीजेपी प्रचार कर रही थी कि संविधान में बात लिखी है कि खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म किया जाएगा, आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, संविधान से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बल्कि बीजेपी ने जो प्रचार किया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगाकर संविधान से छेड़छाड़ की गई थी, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। तो इस तरह की अलग तरह के मुद्दे थे इस बार, जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे थे। जिस तरीके कह दिया जाता है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे थे, कहीं नहरी पानी का मुद्दा था, तो कई सड़कों का मुद्दा था, कई स्कूल को अपग्रेड करने का मुद्दा था। ग्राउंड लेवल पे जो छोटे छोटे अलग अलग विधानसभा के अलग अलग मुद्दे थे। मेन मुद्दा इस बार का कोई खास नहीं था, लेकिन यह था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 10 साल की शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्य करवाए, उनको जिस तरीके जनता तक पहुंचाया, बड़ी दिलचस्प बात है थानेश्वर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन दूसरी तरफ नाराजगी नहीं है। तो यानी कि अगर वैसी सिचुएशन भी, परिस्थितियां भी होती है, तो ये बीजेपी के एक एज में है, क्योंकि वहां पर लोगों में नाराजगी नहीं है। लोग इस बात को मानते हैं कि पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि ग्राउंड पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, और इससे पहले भी थानेश्वर में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई राजनीतिक दल, छोटी छोटी पार्टीज, उनकी भूमिका बड़ी अहम हो सकती है। अगर वो 1-2 सीटों पर भी वैसे समीकरण बनते हैं तो जाहिर है कि निर्णायक भूमिका में आ सकता है, अगर वैसी परिस्थितियां असेंबली रिजल्ट को लेकर के सामने आए तो। लेकिन इस बार क्या मुकाबला बाइपोलर ही नजर आया है, या फिर आपको ग्राउंड जीरो पर बहुकोणीय मुकाबला नजर आया इन तमाम छोटे छोटे दलों की वजह से? कि बहुत कम सीटें ऐसी थी जहां पर कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। वैसे तकरीबन सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य टक्कर चल रही थी। अगर आप सिरसा साइड लगा लें
या एक दो और सीटें लगा ले, कलायत में लगा ले, रेवाड़ी लगा ले, वहां पर कुछ ना कुछ त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं था। लेकिन इस बार जो निर्णायक भूमिका निभा सकती है वो इंडियन नेशनल लोकदल निभा सकती है, क्योंकि अभय चौटाला की उम्मीद है कि जो अभय चौटाला के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, हो सकता है कि उसकी 3 या 4 सीट आ जाए और वो आगे कहीं ना कहीं जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसके साथ जा सकती है। जबकि सबसे बड़ी बात है कि इस बार मेन निर्णायक भूमिका निर्दलीय निभाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस से और बीजेपी से जिस तरीके से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पार्टी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया है, लेकिन उनकी भूमिका मेन रहेगी। एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि 3 से लेकर 16 तक आदर्श दिखाए गए हैं, उसमें वो निर्दलियों की भूमिका भी है। जैसा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि सावित्री जिंदल देश की सबसे बड़ी अमीर महिला है जो हिसार से चुनाव लड़ रही है, उनका चुनाव बहुत तेजी से ऊपर उठा है और हिसार की जनता उन्हें काफी अच्छा प्यार भी दे रही है। उम्मीद है कि उन्हें कहीं ना कहीं विजयश्री मिल सकती है। गुड़गांव का नवीन गोयल का देख लीजिए, और भी बहुत से ऐसे हैं। ठीक, यानी कि जो इनेलो जिसे साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें मिली थी, वो इनेलो जो कि सिमट करके 2019 में 1 सीट पर आ गई, सिर्फ एलनाबाद की सीटें ही अभय चौटाला बचा पाए थे, वो इनेलो की भूमिका भी बड़ी अहम हो सकती है जिसका जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल थानेश्वर आपका बहुत धन्यवाद।